हवाई जहाज़ों के फेंके हुए बम भी बेकार गए। बलाखिर हुकूमत ने मजबूर होकर भई खान से मुज़ाकरात की ठानी। ये वाक़या 50 की दहाई का है। थाईलैंड में बादशाह था। शाही महल में बादशाह, वज़ीर आज़म और अफवाज के सरबराहों के साथ भई खान के मुज़ाकरात हुए। हुकूमत अपनी फ़ौजी नाकामी से मायूस हो चुकी थी, लिहाजा भई खान से उसके मुतालबात पूछे गए। हुकूमत के ख्याल में था कि एक गैर मुल्की मुसलमान ज़रो-जहवैर और इसी किस्म की मिरात चाहेगा, लेकिन जब बई खान ने अपने मुतालबात पेश किए तो सब अंगेज़ते बद न रह गए। बई खान का पहला मुतालबा ये था कि पूरे थाईलैंड में किसी चौपाई मसलन भेड़, बकरी, गाय, भैंस वगैरह का कोई गैर मुस्लिम झटका नहीं करेगा और सिर्फ मुसलमान ही उन्हें ज़बह करेंगे। उसका दूसरा मुतालबा था कि मुसलमान बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में स्कर्ट पहनने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और वो पजामा या पतलून पहनेंगी और सर को दुपट्टा या कम अज़ कम स्कार्फ से ढांपेंगी। उसका तीसरा मुतालबा ये था कि कोई भी मुसलमान औरत बदकारी नहीं करेगी। जो मुसलमान औरत फांसी करते हुए पकड़ी गई तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके वालिदैन या सरपरस्तों को लंबी कैद की सज़ा दी जाएगी। भई खान के ये तीनों मुतालबे फौरी तौर पर मंजूर कर लिए गए। सारे थाईलैंड में अब तक ये हालत है कि आप बिला झिझक और बिला शोबे किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या कसाब से चौपाहे का गोश्त इस यकीन के साथ ले सकते हैं कि ये मुसलमान के हाथ से ज़बह हुआ है। सारे थाईलैंड के स्कूलों और कॉलेजों में मुसलमान बच्चियां अपनी जीन्स, पतलून और स्कार्फ से मुसलमान होने की शनाख्त बन चुकी हैं। तमाम बदकुमाश और बदकार औरतें चाहे सड़कों पर हों या कुबा खाने में हों, अपने गैर मुस्लिम होने के सबूत के लिए माहतमा बुद्ध की मूर्ति का पेंडल लाजमी पहनती हैं। अगर कोई मुसलमान औरत इस कबीह पेशे में पकड़ी जाए तो उसे और उसके शौहर या सरपरस्त को भी बरसों जेल की सज़ा भुगतनी पड़ती है। अपने इन्हीं मुतालबात की एवज़ भई खान ने स्मगलिंग छोड़ दी और हुकूमत ने उसे और उसके साथियों के लिए बिंका के गिरदनवार से लेकर चियांग मई तक और दूसरी तरफ मलेशिया की सरहदों के साथ सूबा रिहान तक भैंसों के फार्म बनाने और हिलाल गोश्त सिपरई करने के लिए वसी ज़मीन अलाट की। बई खान की इज़्ज़त और तौक़ीर की ये हालत थी कि वो बादशाह और वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त लिए बगैर मिलता था। इसके बाद सरकारी मजहब बुद्ध मत के उस मुल्क में मुसलमानों की एक अलग पहचान बन गई और 1 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। सूबा हरजई में 90% तक मुसलमान हैं। इस अजीम और बुलंद मर्तबा शख्सियत से मिलने में अगले रोज़ रवाना हो गया। उसका घर और फार्म पैंगॉन्ग से तकरीबन 50 मील के फासले पर था। इस 50 मील के सफ़र के दौरान मेरे जहन में भई खान से मुलाकात होने और उससे अपनी ज़रूरत बयान करने के मुतालिक गुफ्तगू शुरू करने के मुख्तलिफ उन्वान आते रहे, लेकिन मैं किसी पर भी मुतमिन न हो सका। उसकी शख्सियत का मुझ पर ऐसा रौब पड़ चुका था कि मुलाकात से पहले ही मैं खासा घबरा गया। ड्राइवर ने उसके घर के सामने टैक्सी रोकी। मैंने गेट की घंटी बजाई तो 2 पठान पहरेदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और भई खान से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने आपस में कुछ सरगर्मी की और एक पहरेदार मुझे लेकर घर की तरफ चल पड़ा और मुझे बैरूनी रूम में ले जाकर बिठा दिया। चंद मिनटों बाद कहवा आ गया। पहरेदार ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले भी बड़े खान से मिल चुका हूँ या ये पहली मुलाकात है। मेरे लिए ये बताने पर कि मैं पहली बार मिलने आया, पहरेदार ने मुझसे पूछा कि ओवर स्टे का मसला है या पैसे वगैरह ख़त्म हो गए। इसके सवालों में से कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया और उससे पूछा कि क्या भई खान से मिलने के लिए मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। पहरेदार हंसने लगा, बोला, ज़रूरी हरगिज़ नहीं है, लेकिन बड़े खान का हुक्म है कि जो भी नया मुलाकाती है उसकी ज़रूरत पूछ कर मुझे बता दो ताकि मैं उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार होकर आऊँ। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भई खान से मिलने और उनकी राहबरी से अपना मसला हल करना चाहता हूँ। पहरेदार अंदर चला गया। गालबन वो अंदरूनी ड्राइंग रूम था जहाँ भई खान अपने ख़ास मुलाकातियों के साथ बैठा था। पहरेदार वापस लौट आया और मुझे अंदरूनी ड्राइंग रूम में ले गया जहाँ बहुत से सोफे और कालीन बिछे हुए थे। इस कमरे में 8-9 मिलने वाले बैठे हुए थे। अभी मैं इस कमरे के दरवाजे में खड़ा अंदर का जायजा ले रहा था कि एक लंबा, तिरंगा और जसीम शख्स सोफे से उठा और पखेर अगले कहकर मेरी तरफ बढ़ा। शायद उसने मुझे पठान समझकर पश्तो में खुश आमदीद कहा था।
میں نے اسے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور آپ کی اتنی تعریفیں سنی کہ بغیر دیکھے آپ کے کردار کی عظمت کا قائل ہو چکا ہوں۔ آپ کے پاس میرے آنے کی ایک اور وجہ میرا مشکل اور پیچیدہ کام ہے جس کے لیے آپ کی رہبری اگر ممکن ہو تو آپ کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی خان ابھی بیٹھو، میں مہمانوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر آرام سے بات کریں گے۔ اس کے مہمانوں کے لیے اس کا یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ مزید گرم قہوہ اور خشک پھل آ گئے۔ میں نے بھائی خان سے مجھے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تھائی لینڈ گورنمنٹ کے آپ کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے اور آپ کو ہر قسم کی امداد دینے کو تیار تھی، پھر آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا۔ بھائی خان جس سے ہاتھ ملاتے وقت مجھے ایسا معلوم ہے جسے لوہے کے بنے ہوئے کسی ہاتھ میں میرا ہاتھ جکڑ لیا ہے۔